कभी मैंने हेल्थ के ऊपर इतना मतलब गौर नहीं किया कि हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगा? ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। मेरी सोच क्या होती थी, मेरी सोच ये होती थी कि मैं अपना आप के अंदर इतना पावर मानता था और इतनी पावर थी मेरे अंदर कि मैं सबको ये कहता फिरता था कि अगर एक हाथ का मैं मुक्का मारूँ ना तो दीवार के अंदर छेद कर दूँ मैं। और वाक़ई मेरे अंदर इतनी पावर थी उस वक़्त। लेकिन क्या कहूँ मैं अब ये संजोग समझ लो, हादसा समझ लो या जो कुछ भी समझना समझ सकते हैं आप इस मामले में। हुआ यूँ कि मतलब मैं एक्चुअल में क्या है कि बिज़नेस करता था और मेरा बिज़नेस था मोटर पार्ट्स का बिज़नेस करता था और मेरे पास 7 डिस्ट्रिक्टों की एजेंसी थी। मैं ट्रैक्टर क्राउन बेचा करता था। उस वक़्त मेरे टूर लगते थे कि आप यहाँ से बीकानेर से रवाना होता था, मैं अनूपगढ़ होते हुए गंगानगर, गंगानगर से होते हुए ये अपने हनुमानगढ़ होते हुए वापस बीकानेर आता था। सूरतगढ़ होते हुए वापस बीकानेर आता था। इस मतलब रूट के अंदर जितने भी क्षेत्र आते थे, उन सब में मैं घूमा करता था। बाई कार लेके जाता था, मैं अपने गाड़ी को लेके जाता था और उसमें मतलब क्या सामान रहता था, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता और उनको मतलब क्या सामान देता था, पैसा लेता था और ये काम मैं कंटिन्यूअसली करा जा रहा था। मतलब ये समझ लो कि लगभग-लगभग मैंने 2 या 3 साल ये काम कंटिन्यूअसली किया था और लाइफ़ बड़े आराम से चल रही थी मेरी इस दरमियान। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई या कुछ, मेरा बिज़नेस बहुत स्मूथली आराम से चल रहा था। लेकिन आप ये समझ लो कि 16 अक्टूबर सन 2000 की बात है ये। 16 अक्टूबर सन 2000 की बात है कि मैं वो गंगानगर से वापस आ रहा था बीकानेर और रास्ते के अंदर रात हो गई थी, तो मेरे जो साथ जो सेल्समैन बैठे थे कंपनी के, उनको वापस जाना था जोधपुर। तो उनको छोड़ने के लिए मैं अपनी गाड़ी को स्पीड से चला रहा था। मेरी गाड़ी करीबन-करीबन आप ये मान के चलिए 120-130 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी और मैं खुद चला रहा था उस गाड़ी को। न मालूम क्या हुआ एक का एक मतलब जैसे ही मैं लूनकरण जंक्शन के मोड़ को घूमा और सामने से गाड़ी आ गई और आमने-सामने एकदम जोरदार की टक्कर हो गई उस वक़्त। और वो जो टक्कर हुई तो उस टक्कर के अंदर जो गाड़ी का विंड स्क्रीन था, हालाँकि गाड़ी तो एकदम एम्बेसडर कार थी मेरे पास, तो इसलिए क्या है कि वो एकदम बछीड़ लगा जो जोरदार का टक्कर लगी गाड़ी की। तो आप ये समझ लो कि रेडिएटर, इंजन वग़ैरह सब इधर-उधर हो गए और वो विंड स्क्रीन जो थी वो टूट के क्या है कि मेरे पास में जो कंपनी के सेल्समैन बैठे थे, उनके पूरे चेहरे पे जाके यूँ चिपक गई आप ये समझ लो। और जैसे वो चिपकी और मैंने उनको देखा, एक नज़र ही देख पाया, ज़्यादा देख ही नहीं पाया मैं उनको, एक नज़र देखा और देखते ही जो मेरे दिमाग में पहला ख़्याल आया वो ये हुआ कि मेरा आज मुँह काला हो गया। पहला दिमाग में एक ही ख़्याल आया कि मेरा मुँह आज काला हो गया और ये सोचते ही मैं बेहोश हो गया। उसी वक़्त एट द स्पॉट ही मैं बेहोश हो गया। और उस वक़्त फिर क्या है कि वो जैसे एक्सीडेंट हुआ था, लोग-बाग भीड़ इकट्ठी हो गई थी और मेरे पीछे की साइड में क्या है कि मेरा भाई बैठा था और उसके पास ही एक शख्स बैठे थे मोटर पार्ट्स के, जिनकी दुकान है मॉडर्न मार्केट के अंदर, वो भी बैठे थे। वो बाहर निकले, सब निकले, बाहर निकले और वो जो सेल्समैन था पहले सबसे पहले उसको बाहर निकाला और मैं बेहोश था तो मेरे को उन्होंने उठा के हिलाया मेरे को। हिलाया तो मेरे को कहा कि भाई साहब क्या हुआ? आपकी क्या हुआ? ठीक हो? तो एकदम से होश आया मेरे को, होश आने के बाद मैंने उनको कहा क्या हुआ? हालाँकि अब ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन उस वक़्त मुँह से यही शब्द निकले क्या हुआ? कि भाई साहब ठीक हो ना आप एक्सीडेंट हो गया? मैंने कहा हाँ, ठीक है। चलो बाहर निकालते हैं। तो गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की लेकिन गाड़ी के दरवाजे खुले नहीं। दोनों साइड के दरवाजे लॉक हो चुके थे। तो काँच जो था पूरी सीट के ऊपर बिखरे हुए थे पूरे। छोटे-छोटे काँच के टुकड़े थे जो मतलब क्या है कि आप ये समझ लो हथेली रखोगे तो चुभ जाएँगे। मैं उसी स्थिति के अंदर धीरे-धीरे खिसक-खिसक के खिड़की के बाहर से मैं बाहर आया। बाहर आके जैसे मैं खड़ा होने लगा,
मेरे पेट में इतनी ज़ोरदार की तकलीफ़ हुई कि जिसका मैं आज भी वर्णन नहीं कर सकता, उसको बता ही नहीं सकता कि कितनी ज़ोरदार की तकलीफ़ हुई मेरे को। लेकिन जैसे ही मैंने उस कंपनी के सेल्समैन की तरफ नज़र डाली और उसके चेहरे के ऊपर जो मैंने काँच के टुकड़े जो देखे, वो देखते ही मेरा दर्द तो ऐसे गायब हुआ जैसे मतलब क्या गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है, वैसे गायब हो गया। और मेरे को लगा कि इस आदमी की ये जो तकलीफ़ हुई है मेरे कारण हुई है, मुझे सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन ये सोच तो मेरी थी, लेकिन क्या है कि मेरे पेट में भी जो तकलीफ़ हो रही थी वो अपनी जगह कायम थी। वो बराबर होती रही, बैठता तो तकलीफ़ होने लग जाती, खड़ा होता तो तकलीफ़ होने लगती। ऐसे करते-करते भीड़ जो इकट्ठी थी वो मुझे हमें दोनों को लूण कैंसर हॉस्पिटल लेके गई। ओ वहाँ कोई मोदी जी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उठा के मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया और मैं वापिस आया अपनी गाड़ी के पास और एक जीप किराए पर की, उसी वक़्त हाथों हाथ जीप किराए की और गाड़ी के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था, वो सारा सामान उठा के मैंने जीप के अंदर डाला और फिर उस कंपनी के आदमी को और मेरे भाई हम सब आए, बीकानेर वापिस आए, आके मैंने सारा सामान गोदाम के अंदर रखा और फिर उस आदमी को हॉस्पिटल लेके गए। पीवीएम हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, उसके एक-एक छोटे-छोटे दाने जो भी चेहरे के ऊपर थे वो सारे निकलवा दिए और हल्के-हल्के स्टिच लग गए उसके चेहरे के ऊपर। उस वक़्त अगर उस आदमी का चेहरा देख लें तो ये समझ लो कि अपना आप को यूँ मतलब डर-सा महसूस होने लग जाता है कि इन्हें टाँके लग चुके हैं उसके चेहरे पे। और मेरे को पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ क्योंकि तब तक वो मेरे पेन किलर का इंजेक्शन लग चुका था और मेरे दर्द गायब हो चुका था। यहाँ हल्की-सी मेरी खरोंच आई थी और पेट के ऊपर हल्की-सी खरोंच आई थी। लेकिन मज़े की बात है ना तो मेरा बूशक फटा था, ना मेरा बनियान फटा था, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ अंदर की साइड में एक कट लगा और वहाँ हल्का-सा खून आया हुआ था। ठीक है, ओके, इलाज करवाया, आ गया, घर आ गया। आके अपने काम-धंधे सेकंड डे से काम-धंधे लग गए। हो गया जो हो गया, बात खत्म, काम-धंधे लग गए। यूँ करते-करते आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर के अंदर ये हुआ, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई। मार्च का महीना आया, मार्च के महीने के अंदर क्या होता है आप सबको पता है बिज़नेस के अंदर क्या है कि होती है, क्लोजिंग चलती है तो उस वक़्त क्या है कि सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो उस वक़्त गोदाम में बैठे-बैठे हम सब क्या है कि काम करते थे, तो वो पिनियन जो होते हैं, क्राउन पिनियन जो गाड़ी के होते हैं, वो करीबन-करीबन 1 क्राउन पिनियन की जो वज़न होता है, वो तकरीबन 17 या 18 किलो का आता है। तो सारे क्राउन पिनियन को गिनना, उनको उठा के साइडों में रखना और करना, तो झुकना, खड़ा होना, झुकना, खड़ा होना, झुकना, खड़ा होना। इस दरमियान क्या इतना ज़बरदस्त पेन होने लग गया मेरे कमर के अंदर कि अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और गाड़ी के नीचे हल्का-सा भी अगर कंकर आ जाता है, तो आप ये समझ लो कि मेरे शरीर के अंदर सिरहन-सी दौड़ने लग जाती थी कि क्या है? आखिर में मतलब आप ये समझ लो कि दर्द ऐसे नहीं हो गया लेकिन क्या है मार्स के चक्कर में मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आप ये एकदम मतलब लापरवाह था कि नहीं होगा जो देखा जाएगा, पेन किलर का पत्ता जो है कॉम्बिफ्लेम का पत्ता जेब में रखता था और वो चलाता रहता था, खाता रहता था, चलता रहता था, खाता रहता था, काम करता रहता। आप ये समझ लो 1 दिन के अंदर 1-1 पत्ते खाली करने लग गया उसके। ठीक फैमिली है, ड्राइव। चलता रहा काम। आखिर में जाके क्या है कि मेरा आप ये समझ लो कि 16 अप्रैल पूरे 6 महीने बाद मेरे कमर में जो पेन आया, मैं यहाँ बैठा घर में बैठा खाना खा के बस खड़ा हुआ और एकाएक सडनली मेरे पैर ने मुझे जवाब दे दिया। तो मैं अपने मिसेज़ को कहा कि भई मेरे को लेके चलो, ये तो पैर मतलब क्या एकदम डाउन हो गया मेरा, यूरिन आ रही है, इसमें क्या करूँ? फिर मेरी पत्नी मुझे उठा और मतलब क्या है कि कंधे का सहारा लेके और मुझे वहाँ लेके गई, बाथरूम में लेके लेकिन जब मैं बाथरूम करने लगा तो यूरिन उतरा नहीं मेरा और धीरे-धीरे हालत ये हो गई कि यूरिन अंदर ही रह गया, मतलब बाहर आ ही नहीं रहा और मेरे मतलब ज़बरदस्त पेन चालू हो गया कमर में और पेट के अंदर, मतलब आप ये समझ लो क्या जो फड़फड़ाने लग गया जैसे मछली को बाहर निकालते हैं, पानी से बाहर जैसे निकालते हैं वैसे मैं फड़फड़ाने लग गया और हॉस्पिटल लेके रात को ही तकरीबन 12:30 बजे के आस-पास लेके गए और वहाँ मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
हॉस्पिटल के हालात तो और ही ज़्यादा नाज़ुक थे, वहाँ पर पहुँचा तो मतलब डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर। उन्होंने उठा के मेरे कैथेटर लगा दी और कह दिया साहब यूरिन पास हो गया, अब आप ठीक हो। अरे ठीक क्या हूँ, मैं तो कुछ भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तो हालत बहुत बुरी हो गई। 1 दिन या 2 दिन के अंदर हालत मेरी ये हो गया कि दूसरे पैर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे दोनों पैर एकदम एज़ इट इज़ स्थिर हो गए जैसे थे बस ऐसे ही। अब ना तो हिलेंगे या ना डुलेंगे। मैं तो जयपुर गया, जयपुर में भी मेरा इलाज तरीके से नहीं हुआ, वहाँ पर भी मेरे को मतलब क्या लोग वक़्त जो ये डॉक्टर छोटे वाले डॉक्टर वो आते चेक करते क्या हुआ, कैसे हुआ, यूँ करके उन्होंने मेरा 7-8 दिन वैसे वहाँ खराब कर दिया। वहाँ से उठा के फिर उन्होंने मुझे बांगड़ के जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टर धारकर साहब का इंतज़ार करते रहे, आज आते हैं, कल आते हैं, आज आते हैं, यूँ करके वहाँ 7-8 दिन फिर निकाल दिए। आप ये समझ लो कि 16 अक्टूबर की जो बात है, वहाँ से मेरा चालू हुआ जो मई के एंड में जाके मेरा ऑपरेशन और डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि भई ऐसा है, मिसेज़ को ये जो कह दिया कि ऐसा है कि अब इस आदमी के पैर काम नहीं करेंगे, आप ऐसा है कोई नौकरी ढूँढ लो। नौकरी ढूँढ लो और उससे कोई भी जो काम है वो करो। क्योंकि मेरा जो भी जमा पूँजी थी वो सब खत्म हो चुकी थी मेरी। बिज़नेस के अंदर ज़बरदस्त लॉस हो चुका था क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुका था। तकरीबन उस दरमियान मेरे आप ये समझ लो 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त मेरा 10 से 12 लाख का नुकसान हो गया था। लेकिन ठीक है, अर्थ से फर्श पर आ चुके थे हम एकदम। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ आए, घर आए, अब करें क्या? मैं कुछ करने के लायक हूँ नहीं, बच्चे छोटे-छोटे हैं, अब कैसे क्या करेंगे? कैसे खाएँगे? कैसे इलाज होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी पत्नी ने बहुत हिम्मत रखी इस जगह और उसने कहा कुछ नहीं सब पढ़े-लिखे हैं, अपन और कुछ नहीं छोटे-छोटे ट्यूशनें कर लेंगे, ट्यूशनें करके अभी पढ़ाई भी चलती रहेगी और काम भी चलता रहेगा। तो हम सब ने मिलके मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने इतना पैशन से काम लिया और इतना ज़बरदस्त मतलब मैं क्या कहूँ मैं मतलब ये इस बारे में यही कह सकता हूँ कि मेरे परिवार ने जो मेरा साथ दिया और आज तक देता आ रहा है मेरा परिवार मेरा साथ, जिसकी मैं काबिल-ए-तारीफ़ है वो सब। क्या निशा का बात करूँ, क्या दिशा की बात करूँ, क्या वीना की बात करूँ, क्या रश्मि की बात करूँ, क्या योगिता की बात करूँ, हालाँकि लोचन तो बहुत छोटी थी उस वक़्त, लेकिन इन लोगों ने बहुत हिम्मत रखी, खुद भी पेशेंस रखा और मेरे को भी हमेशा सांत्वना देते रहे ये हमें कि डैडी कुछ नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। और वहाँ से हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई दोबारा, नए सिरे से जर्नी स्टार्ट हुई और हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे स्टेब्लिश होते गए, आगे बढ़ते गए, कदम टू कदम आगे से आगे बढ़ते रहे। तो उस दरमियान भी क्या है कि मैं अपनी आप ये समझ लो जो हेल्थ के बारे में भी मेरी विचारधारा थी, कि मुझे कैसे करके खड़ा होना है, चाहे कुछ भी हो मुझे खड़ा होना है, खड़ा होना है। तो मैं क्या है कि बैठ के अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के, मोड़ के, पालथी मारने की कोशिश करता था। पद्मासन की स्थिति में आने की कोशिश करता था और बैठता था। पद्मासन की बैठता था, फिर मैं उस वक़्त क्या है कि योगा करता था, बैठ के योगा करता था, धीरे-धीरे योगा करने मेरी मतलब कैपेसिटी बढ़ती गई। योगा की कैपेसिटी मेरी यहाँ तक मैंने बढ़ा ली थी कि मैं करीबन-करीबन डेढ़ 2 घंटे योगा एक बैठ के करने लग गया था। लेकिन फिर वो कुदरत की मार हुई मेरे ऊपर। एकाएक क्या है कि मैं योगा कर रहा था, पैर सीधे थे, उसको क्या पता अचानक ध्यान नहीं रहा या क्या नहीं हुआ, कूल्हे की मैं पैर को पकड़ के खींच रहा था और खींचते एकदम से कड़ाक, एकदम से आवाज़ आई और मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो क्या है अब मेरी हालत ये थी कि ना तो वहाँ कोई पट्टा बन सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता उस जगह। अगर पट्टी हल्की-सी कोई बाँधने की भी कोशिश करेंगे तो वहाँ खून जम जाएगा और खून जम के घाव बन जाएगा उस जगह। हालात ये हो गए, तो वो एज़ इट इज़
जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भार नहीं लटकाया गया, कुछ नहीं लग बस ऐसे ही पड़ा है जैसे पड़ा है और वो ऐसी पड़ी-पड़ी स्थिति के अंदर ही जुड़ा। तब तक मैं क्या है कि मेरे पास बोला-सर आ चुके थे और वो मुझे कहते थे कि यार भाई साहब आप मतलब इसको एमबीए के अंदर जॉइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो और मैं उनको हमेशा ही कहता था कि नहीं भाई साहब मैं एमबीए बिज़नेस नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एमवे बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाया जाता। एमवे बिज़नेस आपको खुद को करना पड़ेगा तब ही एमवे बिज़नेस होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं एमवे बिज़नेस कर सकूँ। हालाँकि मैंने एमवे बिज़नेस सन 2000 में देखा था। जयपुर से आए थे और आज की तारीख में वो भी डायमंड है जयपुर के अंदर। वो आए थे और वो मेरे ख़ास मित्र थे। वो आए थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था और मैं बस आप ये समझ लो कि मैं जॉइन होने की तैयारी कर ही रहा था उस वक़्त और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक़्त। तो ये जब हुआ था तो उस दरमियान मेरे पास फिर ये एक एमवे की आई थी कि साहब आप इसके अंदर जॉइन करो। तो उस वक़्त मैं खुद तो जॉइन नहीं हुआ लेकिन मैंने निशा को जॉइन करवाया। मैंने कहा एमवे बिज़नेस बहुत अच्छा है बेटा। अगर आप मतलब क्या इसको कर सकते हो तो करना। उस वक़्त एमवे की मीटिंग हुआ करती थी टाउन हॉल के अंदर। टाउन हॉल में मीटिंग होती थी और वो भी होती थी रात को। तो मेरे को थोड़ा-सा यहाँ अजीब-सा महसूस होता था कि रात को अकेली जाती है, तो अकेली वापस आती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ें जचती नहीं है। लेकिन फिर भी चलते गए, काम करते गए, थोड़ा बहुत निकलता काम करना चालू कर दिया। लेकिन फिर उस वक़्त जुड़े भी हम विवेक सर की लाइन के अंदर थे। विवेक सर की डाउनलाइन में थे हम। लेकिन फिर उस वक़्त वो ऐसे सरकमस्टांस बने कि मतलब क्या है कि हमारी अपलाइन ने मतलब क्या है कि आप ये समझ लो कि बीच में गड़बड़ेशन चालू कर दी थी। कई जगह पैसे खा गए, लोगों से पैसे ले लिए, माल नहीं दिया और नहीं दिया। ऐसे करके काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और उसमें मेरा भी नुकसान हो गया। मेरा मन फिर फट गया। मैंने कहा नहीं करना मुझे, हमें बिज़नेस ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हमने छोड़ दिया क्योंकि उसको क्या है रिन्यूअल कराना पड़ता था हर साल। मैंने रिन्यूअल नहीं कराया, मैंने कहा नहीं कराऊँगा मैं रिन्यूअल। एमबीए बिज़नेस के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं कराना। ठीक है, हम फिर आउट हो गए एमबीए बिज़नेस से। उस दरमियान फिर मेरे पास कुछ समय छोड़ के फिर एमबीए बिज़नेस फिर आया मेरे पास। आप ये समझ लो कि एमबीए बिज़नेस बार-बार मेरे दरवाजे पर नॉक कर रहा था और मैं उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करता लेकिन फिर कोई न कोई कारण ऐसा बन जाता कि मुझे वापस एमबीए बिज़नेस में आना पड़ता। तो उस वक़्त मैं जब दोबारा जॉइन हुआ तब मैं हुआ था सरदार जी की टीम के अंदर। तो उन्होंने मतलब क्या है कि मेरे साथ काम चालू किया और हम उस वक़्त भी काम चालू करने लगे। लेकिन फिर एकाएक मालूम क्या हुआ कि जो मेरे अपलाइन थे, वो आउट हो गए, बाहर हो गए और जो ये उससे भी जो आगे बढ़े थे, उनकी मतलब क्या है मैं क्या खैर नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो वो भी क्या है कि मेरे साथ बिहेव जो कर रहे थे, वो सही ढंग का बिहेव नहीं कर रहे थे मेरे साथ। तो फिर वही वाले हँसों कि मन फिर खट्टा हो गया, फिर छोड़ दिया मैंने कहा नहीं करूँगा अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो एमबीए करूँगा ही नहीं मैं, कुछ भी हो जाए चाहे। और उसके बाद तीसरी बार फिर एमबीए आया मेरे पास, तब आए मेरे पास बोला जी, मैं यहाँ बैठा था, उस वक़्त मैं बैठा करता था, बैठा था और उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि आप एमबीए जॉइन करो, आप तो इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी रखते हो, कुछ करते हो, आप आओ। और उस वक़्त एमबीए के अंदर इंश्योरेंस भी आया करता तो मैंने कहा सर मैं तो ख़ैर नहीं करूँगा, आप ऐसा करो नीता को कर दो। तो कहे नीता तो नहीं होगी, जब तक आप नहीं होगे तो मैं नीता भी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में कहते हो लो मैं भी साइन कर देता हूँ। मैंने साइन करके दे दिया और नीता ने भी साइन करके दे दिया है। तो उन्होंने सब नियोग करके फिर क्या है कि वापस हमें बिज़नेस चालू कर दिया, जो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन हेल्थ के बारे में जो मुझे आज
मालूम पड़ा कि हेल्थ नहीं होने से क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये वाक़ई मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मेरी हेल्थ ने मुझे हमेशा दगा दिया और इस बार भी दगा दिया था मेरे को। हुआ ये कि मैं व्हीलचेयर पे बैठता था, व्हीलचेयर पे लंबे समय तक बैठने की प्रैक्टिस करने लग गया और काफ़ी लंबा समय मैं मतलब व्हीलचेयर पे बैठता था। तो व्हीलचेयर पे बैठने के कारण लंबे समय बैठने के कारण मेरे जो जाँघों के ऊपर जो थे मेरे बैड फील होने लग गए और इतने ज़्यादा बैड फील हो गए कि आखिर में मतलब क्या कंपाउंडर साहब मतलब आते थे मेरे पास। कंपाउंडर साहब ने मेरे वो बेड फूलों का इलाज तकरीबन तकरीबन 5 साल मेरा इलाज किया था। तकरीबन, लगभग हो सकता है ज़्यादा भी हो, कम नहीं है। लेकिन 5 साल तो उन्होंने कम से कम मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज किया था और उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि भाई साहब ये घाव नहीं भरेगा। क्योंकि तकरीबन वो इतना लंबा गहरा घाव हो चुका था वो। इतना गहरा घाव हो चुका था कि अगर आप कैंची डालोगे तो उसके अंदर कैंची पूरी घुस जाती। तो फिर वही वाली बात है कि क्या करना चाहिए? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा वैसा-वैसा है कि मैंने आपकी पत्नी को सारी चीज़ें समझा दी है, सारी चीज़ें बता दी है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, बैंडेज कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। अब आपकी पत्नी ये काम करेगी। ठीक है, तब तक मैं एमबीए के अंदर जॉइन हो चुका था और जॉइन होने के बाद मैंने क्या है सबसे ज़्यादा ज़ोर रखा था न्यूट्रीलाइट के ऊपर। डेली के ऊपर मेरा बहुत विशेष जोर था और मैं उसके ऊपर बराबर ध्यान रखता था, टाइम टू टाइम जो लेनी है वो लेनी है। और मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे भी इतना गहरा घाव हो चुका था, इतना गहरा। जो मेरे कंपाउंडर साहब मुझे ये कहते थे, उनका नाम जगदीश जी था, जगदीश राजपुरोहित था। वो कहते थे, "भाई साहब ये घाव भरेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर चमड़ी आ चुकी है, ये नहीं भरेगा घाव।" यानी कि वो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला घाव तो भरेगा ही नहीं। और दूसरा जो घाव था वो जो मतलब क्या है गुदा दवार के पास था जो घाव, उसका वो तो इतना ज़्यादा जा चुका था कि उसके अंदर वो मतलब क्या है वो बैंडेज की वो क्या कहते हैं उसको? गाज। गाज वो भर देते थे, पूरा भर देते यानी 1 गाज डाली, 2 गाज डाली, 3 गाज डाली, अब गाजें डालते रहते थे, तब जाके वो उसके ऊपर वो पूरी पट्टी चिपकती थी, अन्यथा वो चिपकती नहीं। ये हाल होते चलते-चलते क्या है कि आप ये समझ लो न्यूट्रीलाइट पे जोर रखा, कंपाउंडर साहब जा चुके थे, मेरी मिसेज़ रेगुलर इस बात का ध्यान रखती थी कि मेरे घाव को बढ़ना नहीं चाहिए। वो न्यूट्रीलाइट का कमाल समझिए आप या मेरी पत्नी की मेहनत समझिए या इन दोनों की मैं चीज़ें समझिए कि मेरे घाव ने वो कंपाउंडर साहब के जाने के बाद मेरी पत्नी ने डेढ़ साल तक तकरीबन मेरे वो बैंडेज किए और मेरा घाव धीरे-धीरे स्लोली ये हुआ कि वो भर गया। लेकिन मैं तब तक बेड पर पूरा इतना आ चुका था कि डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया कि आप बैठ सकते नहीं हो। तो आप ये समझिए कि मेरे को बिस्तर पे आए हुए 20 साल हो गए और मुझे बेड पे कंप्लीटली लेटे हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। इन 15 साल के अंदर मैं एक बार भी बैठा नहीं हूँ अभी तक, सिर्फ़ लेटा ही रहता हूँ। आप मीटिंग में भी जब मुझे देखोगे तो यही देखोगे कि मैं लेटा हुआ ही बात करता हूँ, लेटा हुआ ही सब काम करता हूँ। मुझे जो भी काम करना होता है लेटे-लेटे ही काम करता हूँ। खाना खाऊँगा तो लेटे-लेटे खाऊँगा और अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो लेटे-लेटे भी करूँगा और अगर मेरे पोस्ट ऑफिस मेरी पत्नी पोस्ट ऑफिस की एजेंट है, उसका सारा जो लिखित वर्क है वो सारा काम मैं करता हूँ, खुद करता हूँ, अपने हाथों से काम करता हूँ। सारा काम मैं एक-एक पैसे का ध्यान रखना, इधर से उधर जो भी देना है, जो भी लेना है, सारा कार्य मैं करता हूँ। वो सारा काम मैं लेटे-लेटे ही करता हूँ। मैं 15 साल से बैठा ही नहीं हूँ। अभी इन दिनों थोड़ी-सी कोशिश की थी इस दिवाली के ऊपर बैठने की कि मैं बैठ के पूजा करने की कोशिश की थी। बिस्तर पे भी बैठे-बैठे मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसका आलम यही हुआ कि वो वापिस घाव हो गए और वापिस बैंडेज चालू हो गई। तो मेरी मिसेज़ ने कह दिया कि आप बैठो मत, आप लेटे ही रहो। आपको बैठना अलाउ नहीं है। अभी आपके भगवान आपको कह रहा है कि आपकी ये परीक्षा अभी तक खत्म नहीं हुई है, आपको बैठे लेटे ही रहना है। कोई बात नहीं,
लेटे लेटे अपन को भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, आंखें दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, ये कर सकता हूँ ना। मेरे ये सब चीजें, मेरे पैर तुम लोग हो, मेरे पैर ही तो नहीं है, बाकी मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, सब मेरे पैर, और मुझे जो काम करवाना है वो मैं तुम लोगों को कह दूंगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करना है। तो हम वो काम कर रहे हैं। आज मेरा सारा परिवार मिलके हम ये सारे काम कर रहे हैं, और आज हम मतलब क्या है कि इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब मुझे ये महसूस होने लग गया कि अब ये साल है, ये जो एमबीए का कैलेंडर ईयर है, इस कैलेंडर ईयर के अंदर मुझे अपनी पिन चेंज करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पिन चेंज करनी है और अपने टीम के सभी मेंबरों की पिन चेंज करवानी है। और फिर ये जो जादू की वाली बात आती है, तो ये जादू की समझ लो कि मेरी लाइफ के अंदर हमेशा जादू होते रहते हैं। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती होगी। लेकिन मानव शरीर है और सोच भी ये हो जाती है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में आता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए आता है, फिर उसको झटक देता हूँ मैं, नहीं, ऐसा सोचने से मेरा ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि हेल्थ के ऊपर आप जितना ध्यान देंगे अपने, सबसे पहला क्या है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर आपके पास शरीर है और आपका दिमाग काम करता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। सोचने की शक्ति होनी चाहिए, काम करने की ललक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने की ललक है और आगे बढ़ने की ललक है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। मैं यही कह सकता हूँ, मेरी बस ये छोटी-सी कहानी है जो मैंने आपके सामने शेयर की है। ओवर टू निशा। और बाकी अगर आपको कुछ सुनना है तो मेरी पत्नी से सुन सकते हैं, मेरी बेटर हाल्फ। हेलो। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रेमिका पारिक है और मैं पोस्ट ऑफिस में एडवाइजर हूँ। और हम लोग सभी मिलके ये एमवे बिजनेस कर रहे हैं। और अभी आपने जैसा कि नीचे सुना, तो हम सब यही कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में हमारे घर में न्यूट्राइट सबसे पहले न्यूट्राइट जो है वो सबसे पहले स्थान पर ही है, क्योंकि मुझे जितना न्यूट्राइट पर विश्वास है और किसी को हो ना हो, क्योंकि इन्होंने जैसे आपने बताई आपको कि ऐसे ऐसे घाव और ऐसी चीजें हमने जो देखी नहीं थी मैंने, और वो सारी न्यूट्राइट के कारण ही सारा सही हुआ। और इसीलिए आज मेरे तो घर में सर्दी जुकाम की जगह मैं तो सीधे ही शाखा, तुलसी, नेचुरल सी ये सब चालू कर देती हूँ कि तुरंत ये लेना चालू करो, जिसको ठीक भी आ जाए तो कहने वो पहले नेचुरल सी ले लो। इसलिए सभी को यही कहूँगी कि न्यूट्राइट पे पूरा जोर रखें, तो घर में दवाई का काम ही नहीं होगा। धन्यवाद। बोरा अंकल आपका माइक ऑफ है। हाँ हाँ, अब ऑन हाँ है। बेटा। हाँ जी। हेलो हेलो मोहन जी। बोलिए, हाँ सुनाई जी, दे रहा है अंकल, बोलिए। हाँ सर, मैं थोड़ा परमिशन चाह रहा था बोलने की। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू। मैं एक्चुअल में जितना आप लोगों ने, राजेश जी ने जितनी अपनी हिस्ट्री बताई है, ये सर मेरा बार बार म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है, बताइए या तो कोई मोहन जी। हेलो सर हेलो। आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी आपकी बैंडविड्थ लो है। अरे सर आवाज आ रही ये लोग, ये मेरा बार बार अनम्यूट हो रहा है स्पीकर, या तो मुझे मैनुअली रखना पड़ रही है मेरे को इसके ऊपर। नहीं नहीं सर, आपके कोई नेट की दिक्कत होगी, हमारे यहाँ से कोई नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आवाज आ रही है क्या? यस। ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रहा था राजेश जी के बारे में कि मैं बहुत नजदीक से इनके साथ रहा हूँ और बहुत मैंने इनको देखा है, इनसे बहुत, अभी भी इस टाइम भी मैं जब भी बीकानेर आता हूँ तो इनसे जरूर मिलता हूँ
और मुझे बहुत इनको देख के एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत मैं एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि ये खुद इस हालात में इतना वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो जो ये मेरी सारी बातें मुझे तो अच्छी सुनाई दी, इन्होंने सबकी अच्छी बातें अच्छी लगी, लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगा, लास्ट में भाभी जी ने कहा था, वाइफ ने, ये सब न्यूट्रीलाइट का कमाल था, वास्तव में उसी का कमाल था। ये जब तीसरी या चौथी बार नेगेटिव हुए थे एमबे के बारे में, तो मैंने इनको न्यूट्रीलाइट डेली की, क्योंकि इनके ये बैट शॉल है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, घाव भर नहीं रहे थे, तो मैंने इनको एक 10-15 गोली दी थी न्यूट्रीलाइट डेली की, जिससे जो आप ये ले रहे मेरे विश्वास से। हालांकि सभी ने मेहनत की, कंपाउंडर साहब ने भी की थी, वाइफ ने भी की, लेकिन वो न्यूट्रीलाइट डेली का ही कमाल था, तब उसकी वजह से इनको इतना फेथ आया, जैसा मुझे ध्यान है। शायद ये थोड़ा उसको भूल रहे हैं बात को, मैं थोड़ा सा सॉरी, माफी चाहूंगा इनसे, लेकिन उसी का मुझे जहां तक याद है, उसी का ये कमाल था न्यूट्रीलाइट डेली का, इनके सारे बैट्स भगे थे, और ये इतने इस बारे में पॉजिटिव है बाद में, और परिवार उसके बाद में इन्होंने काम किया। तो बाकी तो सारा इन्होंने बताया, और मैं ये मेरे को तो 100% विश्वास है कि जब तक ये लेंगे, और जरूर ये अपनी लाइफ में जल्दी खड़े होंगे और पूरा कार्य करेंगे, और डायमंड अपने पूरे ग्रुप को बढ़ाएंगे और अपन भी बन के चलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। आज तो रोंगटे खड़े हो गए, जब तक सर बोलते रहे राजेश जी, तब तक हमारा एक एक रोम यूं खड़ा हो गया इनकी स्टोरी सुन के, कि किस तरह से पूरी फैमिली हम लोग इनके बच्चों से मिल चुके हैं। बहुत शानदार बेटियां हैं इनकी, एक से बढ़कर एक। यानी कि अगर किसी की अगर अपने करें कि लीडरशिप की बात करें या अच्छे वक्ता की बात करें, तो सारी की सारी बहुत जबरदस्त। यानी कि एक दूसरे के साथ में चलना, और ऐसी लीडरशिप मैंने शायद कहीं नहीं देखी है। और आज वाकई रोंगटे खड़े हो गए हैं इनकी स्टोरी सुन के। और निशा जी, आप कुछ बताना चाहें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं कुछ ये छोटी सी चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि पापा ने जो बोला कि हेल्थ के बारे में, मतलब क्या है कि केयर नहीं, हेल्थ की डेफिनेटली वो केयर करते थे, बट मेन थिंग है जो मैंने इस घटना से, पूरी मेरी लाइफ की जर्नी से या पापा की लाइफ को देखते हुए, मैंने एक जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है, वो ये